हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पथिपाटी एंड यू आर वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। और हम आज कंटिन्यू करेंगे इंड एस 105, जहां पे हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि कोई भी इंडिविजुअल एसेट को हमें कैसे क्लासिफाई करना चाहिए इनटू हेल्ड फॉर सेल, राइट। हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर देखते ही क्या करना चाहिए। एक बार रिवाइज कर ले क्या? यस सर, रिवाइज कर ले। एक छोटा सा रिवीजन लगा लेते हैं, जहां पे रिवीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल मशीनरी को कैसा हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे। हमें दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। एक सबसे पहला अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, सेकंड वाला जो है ना सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल के अंडर 5 कंडीशन फुलफिल करो, तुम्हारा जो है ना यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मेजरमेंट वैल्यू कैसा लेना है, यानी कि कौन से वैल्यू में हेल्ड फॉर सेल में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज लोअर में लेके जाना है। यस सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज लोअर में लेके जाएंगे सर। बट यहाँ पे कैरिंग अमाउंट हमें अप टू द डेट ऑफ हेल्ड फॉर सेल, यानी क्या हेल्ड फॉर सेल आज कर रहे हो उसके पहले के दिन तक तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और देखोगे कि कैरिंग अमाउंट कितना है, और कैरिंग अमाउंट देखने के बाद whichever इज लोअर लेके जाओगे इनटू हेल्ड फॉर सेल के क्राइटेरिया में। नेक्स्ट थिंग, अगर मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज लेस, कैरिंग अमाउंट इज मोर एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लेस, तो इस केस में ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी इंड एस 36 में कवर किया था। वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, राइट। अभी चलते हैं फर्दर प्रोसीजर। हमने एक्सेप्शन भी देखा था ना, 1 ईयर का एक्सेप्शन, जहां पे 1 ईयर का एक्सेप्शन होता क्या है सर? 1 ईयर का एक्सेप्शन इन द सेंस तुम अगर कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करते हो विद इन अ ईयर, या फिर 1 साल बाद भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, या सेल कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उस केस में अगर वो जो कंडीशन है, अगर रीजंस फॉर हेल्ड फॉर सेल, यानी क्या सेल ना होने का रीजन जो है वो जेन्यून है, यानी क्या बायर को ढूंढ रहे हो बट बायर नहीं मिल रहा है, मार्केट का कंडीशंस डिटोरिएट हो गए, तुम भी रीजनेबल प्राइस के लिए देख रहे हो, ये सारे कंडीशंस को कंसीडर करके एक 1 ईयर का एक्सेप्शन दिया है, जहां पे 1 ईयर से बाद भी तुम सेल कर सकते हो ओनली व्हेन यू आर कमिटेड टू द प्लान। तुम्हारा प्लान है कि बेचने का, बट बायर नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो उस केस में एक्सेप्शन ले सकते हो। ओके सर, अगर समझो एक्सेप्शन अप्लीकेबल नहीं है और तुम्हारा सेल कंप्लीट नहीं हो पाया, अगर सेल कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर उस केस में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया से हटाना पड़ेगा एसेट को, बरोबर। जो हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में हम दिखा रहे बैलेंस शीट में, उसमें से हट जाएगा, यानी हेल्ड फॉर सेल एसेट नहीं रहेगा वो। तो वो कैसा करेंगे, आ जाओ देखते हैं। उसके लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया ऑलरेडी लिखा है, तो देख लो। इफ सेल इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, तो क्या करना चाहिए? मशीनरी 10 समझो 1 लाख का है, यूजफुल लाइफ इज 50,000, सॉरी यूजफुल लाइफ इज 5 इयर्स। थर्ड ईयर में, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, पीपी लिमिटेड को क्या करना चाहिए? हेल्ड फॉर सेल का मतलब असेट को सेल करना चाहिए, और सेल करने का जो कंडीशंस है, 2 कंडीशंस वो फुलफिल कर लिया। अब जब कंडीशंस फुलफिल कर लिया, ईयर फोर्थ में हो क्या रहा है? ईयर फोर्थ में कंडीशन जो है ना वो ब्रीच हो गए इन द सेंस कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिर उस केस में हमें हेल्ड फॉर सेल से क्राइटेरिया से हटाना है। तो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 बोल रहा हूँ और सब्सिक्वेंटली बोल रहा हूँ कि एंडिंग ऑफ ईयर 4, सॉरी। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो गए, तो सर यहाँ पे 1 साल में जो है ना 1 साल में सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ बरोबर है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन लगा हुआ है, जहाँ पे बोल रहा है कि जो 1 ईयर का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ है, यानी क्या बायर को हम ढूंढ रहे थे बट बायर नहीं मिला, तो उस केस में 1 साल का तो एक्सेप्शन है ही है, तो वो ले लिया, मैं उसको कंसिडर करके मैंने ये एग्जांपल बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं टाइमलाइन में बता दूं तुम्हें, तो ईयर 1 में 1 लाख है, ईयर 3 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3 में अगर तुम देखो तो मुझे क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट चाहिए सर। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट तुम्हें कितना मिलेगा? यहाँ पे कैरिंग अमाउंट वुड बी अराउंड 60,000। क्यों सर? क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन तुम चार्ज करना पड़ेगा, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरे पास कैरिंग अमाउंट वुड बी 60,000। ओके, समझ गया सर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है सर 50,000। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करना है, विच एवर इज लोअर कंसिडर करते हैं, बरोबर ना, विच एवर इज लोअर कंसिडर करते हैं। अब विच एवर इज लोअर है 50,000, तो सर 50,000 में हम हेल्ड फॉर सेल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिया है, जहां पे बैलेंस शीट में तुम्हें दिखेगा, क्या दिखेगा? देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में तुम्हें दिखेगा, पहले प्लांट एंड मशीनरी था 1 लाख का, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 40,000 का, तो मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट इज 60,000। अब क्या हुआ है सर? अब हेल्ड फॉर सेल में हमें दिखाना है, तो 50,000 में दिखाएंगे, विच एवर इज लोअर में, राइट। तो 50,000 में दिखा दिया, तो इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 10,000 हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इनटू पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे जो अपना इंपेयरमेंट लॉस है। यहाँ तक एकदम क्लियर है सर। अब यहाँ पे क्या होगा? हेंसफोर्थ फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 हमारा डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं, जो वैल्यू दिख रहा है हेल्ड फॉर सेल 50,000 का वही दिखेगा। अगर समझो सब्सिक्वेंटली जो मार्केट कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस अच्छे हो जाते हैं,
समझो 50,000 से वो 60,000 हो गया, तो 60,000 यानी 10,000 का गेन हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ओनली सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस मेरा यहाँ पे कितना है, इंपेयरमेंट लॉस है मेरा 10,000 का, राइट। और मार्केट कंडीशन 70,000 हो गया, यानी 20,000 का इंक्रीज है, क्या पूरा 20,000 कर सकते हैं? तो ये वाला कंसेप्ट हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा जो मार्केट कंडीशन है वो सेम टू सेम है, 50,000 है, नेक्स्ट ईयर भी 50,000 ये रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट नेक्स्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो 50,000 कंप्लीट। अब क्या होगा, ईयर फोर्थ में मेरा कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे। अब जब कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहा तो हमें क्या करना होगा, हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया से हटाना होगा असेट को। जब हेल्ड फॉर सेल से हटाना होगा तो हम कैसे हटाएंगे सर, ये कुछ न्यू है तुम्हारे लिए, दिस इज न्यू कंसेप्ट। अब न्यू कंसेप्ट में देखेंगे क्या सर, हम कैसे हम हटाएंगे हेल्ड फॉर सेल से। तो तुम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करो, जब भी असेट इंपेयरमेंट में भी हमने सेम कंसेप्ट देखा था कि अगर इंपेयरमेंट ना होता तो कितना होता हमारा कैरिंग अमाउंट, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर मैं हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में क्लासिफाई नहीं करता हूँ तो मेरा असेट का वैल्यू कितना होता, वो कंप्यूट कर लो। कैसे सर, मेरा कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 वाज 60,000, यूजफुल लाइफ है मेरा कितना, 3 साल का बचा हुआ है। तो ईयर फोर्थ में, एंड ऑफ द ईयर फोर्थ में तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा। तो तुम देखोगे यहाँ पे इफ यू विल सी, ये 40,000 आ जाएगा, बरोबर, ये 40,000 आ जाएगा। और तुम्हारा जो कैरिंग अमाउंट है, तुम्हारा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60,000 माइनस रुपीज 40,000 विच वुड बी अराउंड 20,000। ये मेरा 20,000 का क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट हो गया। ओके सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 30,000 यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, यानी हेल्ड फॉर सेल से हटाने के दिन यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 30,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं विच एवर इज लोअर, पहले तुम विच एवर इज लोअर देखा था, अभी भी विच एवर इज लोअर देखोगे, और उसको हम क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल से हटा के नॉर्मल पीपीई या नॉर्मल जो भी असेट में उसमें क्लासिफाई कर देंगे। अगर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बताऊं मैं, तो पहले बैलेंस शीट में हेल्ड फॉर सेल दिख रहा था कितना, 50,000 का, अब दिखेगा 20,000 में, राइट। हमने क्लासिफाई कर दिया, देख लिया कि इतना होगा, 20,000 में करेंगे। तो यहाँ पे भी जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम 105, यानी 105 से हटाएंगे एसेट को, तो हम विच एवर इज लोअर कंसिडर करेंगे। ओके सर, तो डिफरेंस जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, सिंपल। अगर तुम इन जनरल इन टोटल देखोगे, तो इन टोटल में हमने पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ही ट्रांसफर किया इनटू पीएनएल। कैसे सर, नहीं समझा। तुम्हारा एसेट पहले इनिशियली 1 लाख था, 5 साल के यूजफुल लाइफ के लिए, समझो 4 साल में 4 साल डेप्रिशिएट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 4 साल डेप्रिशिएशन का 80,000। अब 80,000 को हम अलग अलग तरीके से किया, क्योंकि हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया बीच में आया था। पहले हम 40,000 हम ट्रांसफर कर लिए थे, फिर उसके बाद 10,000 किया, जो 10,000 मेरा इंपेयरमेंट लॉस था, इंपेयरमेंट लॉस करके किया था, बट वो इंपेयरमेंट लॉस ना रहेगा, मतलब एज एन जब क्लासिफाई कर रहे थे तो इंपेयरमेंट लॉस के नाम पे किया था। अब क्या होगा, अभी फिर से 30,000 करेंगे, क्योंकि रिक्लासिफाई हो रहा, मतलब जो हेल्ड फॉर सेल के क्राइटेरिया से हटा रहे, तो ये 30,000 जो है वो क्लासिफाई होगा इनटू पीएनएल। तो पीएनएल में ओवरऑल देखोगे तो 80,000 ट्रांसफर किया, विच इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। सिंपल, एकदम क्लियरली समझ में आ गया। यस सर, अगर समझ में आ गया होगा तो इंपेयरमेंट में चलते हैं। तो सिंपली तुम्हें एक कंसेप्ट समझना है, क्या समझना है कि अगर मेरा हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया से हटके मेरा नॉर्मल इसमें आता है तो वो कौन से वैल्यू में आता है। कंप्यूट करो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इफ इट वाज नॉट हेल्ड फॉर सेल, यानी हेल्ड फॉर सेल में लाते ही नहीं तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता है, कंसीडर देख लो। और वो अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द डेट विच एवर इज लोअर को हम लेके जाएंगे इनटू द नॉर्मल, मतलब हेल्ड फॉर सेल से हटा के हम नॉर्मल पीपी में लेके आएंगे। सिंपल, एकदम क्लियर सर। अब देखोगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और अच्छा एग्जांपल है अपने मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल का एग्जांपल देख लेते हैं। 16th वाला इंपॉर्टेंट है, तुम समझ जाओगे आराम से क्या होगा यहाँ पे। अब देखो, जब ये हेल्ड फॉर सेल के क्राइटेरिया में चलता है तो हेल्ड फॉर सेल में कर दिया तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होगा सर, राइट, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। बट डेप्रिसिएशन के अलावा यहाँ पे क्या होगा सर, हम इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनटू पीएनएल, इन पीएनएल इंक्रीज या डिक्रीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट इंक्रीज कितना तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर, ओनली अप टू द इंपेयरमेंट लॉस विच वाज रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर। समझो, जब मैंने एसेट परचेस किया था 10,000, सॉरी एसेट मैंने हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई किया था 10,000 में, राइट, उसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस 5,000 में मैंने रिकॉग्नाइज किया था, राइट, 5,000 रिकॉग्नाइज किया और 10,000 में हेल्ड फॉर सेल में क्राइटेरिया में डाल दिया। अब क्या हो रहा है, मेरा गेन जो आ रहा है वो 6,000 आ रहा है, राइट, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इज 16,000। अब मैंने पहले इनिशियली कितना 5,000 ही तो रिकॉग्नाइज किया था,
बरोबर, 5000 ही रिकॉग्नाइज किया था ना, तो ये 5000 तक का ही मैं रिवर्सल ऑफ गेन ले सकता हूँ, यानी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बोल सकता हूँ। 5000 तक ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, उसके ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। वही यहाँ पे बताएगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस में। अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर 40 लाख, तो 40 लाख का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने परचेस किया था या फिर रिकॉग्नाइज किया था। सम इयर्स लेटर आफ्टर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ ₹11 लाख हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 3,50,000 इज रिकॉग्नाइज्ड, टेकिंग द कैरिंग अमाउंट एज 25,50,000। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू आज के दिन कितना हो गया? 25,50,000। ओके, which represents the estimated value is useful life of the useful life. Shortly thereafter, as a consequences of proposed move to new premises, the freehold property is classified as held for sale at the time of classification. यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट था कितना? कैरिंग अमाउंट था सर मेरा यहाँ पे 25,50,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यहाँ पे 25 लाख। तो तुम तो अभी तो प्रो हो गए हो, बताओ प्रो हो गया कि किस वैल्यू में हम ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे सर विच एवर इज लोअर। अब विच एवर इज लोअर कितना है? विच इज ₹25 लाख। अब ये 25 लाख और अगर तुम कैरिंग अमाउंट देखोगे तो 25 लाख 50,000, ये 50,000 का जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस रहेगा, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे या रिटर्न डाउन बोल सकते हो। देखो, अकॉर्डिंगली the initial write down on classification is 50,000 and property is carried at 25 lakhs. Following the classification as held for sale, no further depreciation is recognized. यानी क्या आगे हम depreciation recognize नहीं करेंगे। आज के दिन का मेरा held for sale क्राइटेरिया में यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 25 लाख का दिखेगा। ओके सर, एकदम सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर। ओके, एट द नेक्स्ट reporting date, the property market has improved and the fair value less cost to sell is reassessed at 26,50,000. अब बताओ क्या हो रहा है सर? हमारा जो हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में हमने कितने में लिया था, यानी क्या बैलेंस शीट में कितने में प्रेजेंट कर रहे हैं? 25 लाख में कर रहे हैं। ठीक है सर, हम 25 लाख में कर रहे हैं। जब 25 लाख में कर रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है ना वो रीअसेस किया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रीअसेस करने के बाद यहाँ पे कितना वैल्यू दिख रहा है? देखो, वैल्यू है 26,50,000। हमने दिखाया कितने में? हमने दिखाया है सर 26,50,000 में अभी चल रहा है, हमने दिखाया है 25 लाख में। तो 25 लाख में दिखाएंगे तो 1,50,000 का तो इंक्रीज है ना इसमें, तो क्या गेन को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। देखो, द गेन ऑफ 1,50,000 इज लेस देन द क्यूमुलेटिव इंपेयरमेंट लॉस। क्यूमुलेटिव इंपेयरमेंट लॉस हमने कितना रिकॉग्नाइज किया था? क्यूमुलेटिव इंपेयरमेंट लॉस इनिशियली हमने देखा था 3,50,000 का एक था, उसके साथ साथ में 50,000 था। तो फिर हमारा जो इंपेयरमेंट लॉस में कितना बचा है, मतलब कितना रिकॉग्नाइज किया था? अगर तुम देखोगे 3,50,000 प्लस 50,000 विच इज ₹4 लाख। 4 लाख का हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया इंपेयरमेंट लॉस, हमारे पीएनएल में पड़ा है। हाँ सर, अभी क्या हुआ है? 1,50,000 का मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या 1 लाख इज विद इन द लिमिट्स ऑफ इंपेयरमेंट लॉस? within the impairment loss? yes sir, it is within the limits of impairment loss. तो यहाँ पे वो गेन को मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, 1,50,000 को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। यस सर, ओके, ठीक है। Accordingly, it is credited to profit and loss account and is carried at 26,50,000. ठीक है, अभी जो है ना मेरे बैलेंस शीट में मेरा जो held for sale asset है वो 26,50,000 में है। 6 months after the property market has continued to improve and fair value less cost to sell is now 30 lakhs. अब बताओ, मेरा प्रॉपर्टी जो है वो 30 lakhs का हो गया है और मेरे बुक्स में कितना दिख रहा है? 26,50,000 में दिख रहा है। तो इंक्रीज कितना क्या है यहाँ पे? इंक्रीज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 3,50,000 का इंक्रीज है, 3,50,000 का। बट तुम अगर बताओगे तो इंपेयरमेंट लॉस जो था मेरा, इंपेयरमेंट लॉस था मेरा 4 लाख, बरोबर। उसमें से हमने ऑलरेडी 1,50,000 का गेन रिकॉग्नाइज कर लिया। यस सर, तो अभी मेरे पास बचा कितना? 2,50,000 का बचा है सर। तो मैं रिवर्सल कितना तक कर सकता हूं? ओनली अप टू 2,50,000। मैंने यहाँ पे क्या बोला? गेन कहां तक तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो? ओनली अप टू द इंपेयरमेंट लॉस व्हिच वी हैव इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो इनिशियली 4 लाख हमने रिकॉग्नाइज किया था, उसमें से 1,50,000 ऑलरेडी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, यानी इन द सेंस ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है गेन का, और अभी क्या है 2,50,000 और कर सकता हूं। तो यहाँ पे टोटल इंक्रीज ऑफ 3 लाख नहीं कर सकते हम, ये इंक्रीज हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, हम कंसिडर करेंगे ओनली अप टू 2,50,000। तो यहाँ पे 26,50,000 प्लस ₹2,50,000 कितना होगा बताओ? कितना आएगा? ये अराउंड 28 लाख आएगा ना? इट वुड बी अराउंड 28 लाख, 28 लाख नहीं 50, 29 आ जाएगा यहाँ पे, बरोबर। हम 29 लाख तक ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखो, अगर तुम देखोगे the further gain of 3,50,000 is however in excess of the cumulative impairment loss which was recognized, बरोबर है। Accordingly,
a gain restricted to 2,50,000 is credited to the profit and loss account and property is carried at 29 lakhs. सब्सिक्वेंटली अगर समझो असेट सेल किया है 30 लाख का, तो 30 लाख का अगर सेल किया है तो 1 लाख जो है ना 1 लाख इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन द पीएनएल। सर क्या ये गेन नहीं है, ये गेन जो है ये गेन इंपेयरमेंट लॉस से एडजस्ट होगा? अरे बाबा हम जब असेट सेल कर रहे हैं तो मुझे रियलाइज प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो सारा हम किया ना अभी तक वो क्या है, दैट इज नथिंग बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ पे जो 1 लाख जो मिल रहा है वो रियलाइज्ड है, रियलाइज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो सिंपल लॉजिक ये है, तुमने जितना इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया था उतने तक ही तुम गेन रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो, विच इज अनरियलाइज्ड। सेल के ऊपर वो अलग है, सेल अलग है। तुम जब रीअसेस कर रहे हो एट द रिपोर्टिंग डेट या फिर 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ्स इफ यू आर रीअसेसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, तुम देखोगे कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज है तो देखो कि मेरा कैप कितना है इंपेयरमेंट लॉस का, मेरा कैप इतना ही है तो उतना ही तुम कंसिडर करोगे। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है, समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली इंपेयरमेंट लॉस कैन बी रिकॉग्नाइज। जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो इंपेयरमेंट लॉस तक ही हम गेन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। गेन इन द सेंस अनरियलाइज्ड गेन, ये वाला जो पार्ट है, दिस गेन इज नथिंग बट माय रियलाइज्ड वन, रियलाइज्ड गेन है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डायरेक्टली इन द पीएनएल। सिंपल। एकदम समरी में अगर लिख दूं मैं यहाँ पे, आ जाओ समरी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल कितना कर सकते हो? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड अप टू इनिशियल इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, तुम जब इम्पेयरमेंट भी पढ़े होंगे इंडेक्स 36 में, मेरे ऑलरेडी यूट्यूब में लेक्चर्स है उसके, जाओ देख लो। उसमें सिंपली यहाँ पे उतना ही बोला था कि रिवर्सल तुम कितना कर सकते हो, जितना तुम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किए उतना ही कर सकते हो, उससे एक्सेस नहीं कर सकते हो। इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है। होप सो दिस इज वेरी क्लियर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन विल गो टू डिस्पोजल ग्रुप। ओके चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एस लिमिटेड परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ 6 lakhs ऑन 1st April X1। द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी इज 15 years। ऑन 31st March X3 एस लिमिटेड क्लासिफाइड द प्रॉपर्टी एज हेल्ड फॉर सेल। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेज किया प्रॉपर्टी ₹6 लाख का, एंड प्रॉपर्टी का यूजफुल लाइफ है 15 साल। ऑन 30 मतलब सेकेंड ईयर में 31st मार्च, 2 साल खत्म हो गए, 2 साल के बाद यहाँ पे ये हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में क्लासिफाई करना चाह रहा है। द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड्स द एस्टिमेटेड रिकवरेबल वैल्यू ऑफ 4,70,000। तो 4,70,000 का यहाँ पे इम्पेयरमेंट यानी रिकवरेबल अमाउंट है 4,70,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 31st March was 4,60,000. Okay. On 31st March X4 management changed the plan as property no longer meet the criteria has held for sale. The recoverable amount as at 31st March X4 is 5 lakh. अच्छा, तो मुझे जब क्राइटेरिया जो है ना फुलफिल ना हो रहा है, यानी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है ना हमें रिक्लासिफाई करना होता है ना, उस दिन का भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, रेकमेंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इवेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March X3 एंड 31st March X4 एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ X3 एंड X4। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, 15 years इंटू 2 years, तो डेप्रीशिएशन चार्ज कर दूंगा। तो डेप्रीशिएशन चार्ज करो, कितना आता है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा, एक मिनट रुको, 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2, हाँ 80,000 का डेप्रीशिएशन आएगा, बराबर। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा बोलो, 6 lakhs माइनस 80,000 विच वुड बी अराउंड 5,20,000। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट है 5,20,000। अच्छा सर, बट मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? रिकवरेबल अमाउंट है मेरा, चलो यहाँ पे कितना देख रहे थे, यहाँ पे मेरा जो सीसीआ है मतलब कैरिंग अमाउंट है कितना, 5,20,000 है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 4,70,000। तो कितना है सर, डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 5,20,000 इज माई कैरिंग अमाउंट एंड 4,70,000 इज माई रिकवरेबल अमाउंट। यानी अगर तुम देखोगे 5,20,000 माइनस 4,70,000, 50,000 का मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है। कितना है? 50,000 का।
समझ रहे हो? इंडेस 36 में देखा था हमने, रिकवरेबल अमाउंट अगर कम रहता है कैरिंग अमाउंट से तो हम बोलते हैं इसको इम्पेयरमेंट लॉस, और ये इम्पेयरमेंट लॉस को हम पीएनएल में रिकग्नाइज करते हैं। तो 50,000 जो है वो हमें इम्पेयरमेंट लॉस मैं पीएनएल में रिकग्नाइज कर लिया। ओके, समझ गया सर, जहां तक क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं हमें हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा। हमें लेना पड़ेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अब कैरिंग अमाउंट मेरा कितना है? कैरिंग अमाउंट है सर 4,70,000, बरोबर। मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? मेरा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 4,60,000। तो यहाँ पे 10,000 इज नथिंग बट माय फर्दर इंपेयरमेंट लॉस। तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ मेरा बच्चा? टोटल इंपेयरमेंट लॉस हो गया सर 60,000 का। टोटल मेरा कितना हुआ? 60,000 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लूंगा। ठीक है सर, इट्स ओके, यहां तक क्लियर है सर। यानी क्या, अब मेरा जो असेट है, असेट हेल्ड फॉर सेल कितने में है? असेट हेल्ड फॉर सेल 4,60,000 में मेरा बैलेंस शीट में दिख रहा है। 4,60,000 में मेरा बैलेंस शीट में असेट हेल्ड फॉर सेल दिख रहा है। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है सर यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च X4 मैनेजमेंट जो है ना प्लान चेंज किया, और प्लान चेंज करके अब जो है ना हेल्ड फॉर सेल ना रहा। अब जब हेल्ड फॉर सेल ना रहा तो यहाँ पे मैंने हेल्ड फॉर सेल कब किया था? ये किया था सर एज ऑन 31 मार्च X3। एज ऑन 31 मार्च X3 मैंने क्या किया था? 4,60,000 में हेल्ड फॉर सेल किया था। अब यहाँ पे कौन सा? एज ऑन 31 मार्च X4 मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हेल्ड फॉर सेल नहीं करना है। हेल्ड फॉर सेल नहीं करना है, तो हेल्ड फॉर सेल नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है। तो कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है क्या? यस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है सर 5 लाख का, राइट। 5 लाख मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रुपीज 5 लाख। अब मुझे कैरिंग अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना। कैरिंग अमाउंट कौन सा कैरिंग अमाउंट? अगर मैं हेल्ड फॉर सेल ना करता तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना होता? सर अगर मैं हेल्ड फॉर सेल ना करता हो तो मेरा कैरिंग अमाउंट होता इतना। कितना? देखो 4,70,000 था मेरा कैरिंग अमाउंट। बचा कितना है? यूजफुल लाइफ बचा मेरा यहाँ पे। यूजफुल लाइफ है सर 15 साल में से 2 साल डेप्रिशिएट कर लिया तो 13 साल बचा है। तो 13 साल इंटू 1 साल, राइट। तो देख लो कितना आता है 47, 4,70,000 डिवाइडेड बाई 13, राइट। तो मेरा डेप्रिसिएशन 36,153 आएगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 36,153। ओके सर, तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,70,000 माइनस 36,153 का डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा सर 4,33,846। कहाँ पे लिखो? यहाँ पे लिखता हुआ जो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 5 लाख है, राइट। और मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट, अगर मेरा जो हेल्ड फॉर सेल नहीं होता तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? 4,33,846, राइट। विच एवर इज लोअर वुड बी कंसिडर्ड। तो विच एवर इज लोअर इज क्या है? 4,33,846, ठीक है। तो 4,33,846 से हम हटा देंगे हेल्ड फॉर सेल में, मतलब हेल्ड फॉर सेल से निकाल के हम नॉर्मल पीपीई दिखा देंगे। पीपीई है ना यहाँ पे, और नहीं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में दिखा देंगे 4,33,846। अच्छा सर ये तो समझ गया सर, 4,33,846 में तुम दिखा रहे हो तो डिफरेंस बचेगा ना सर। कौन सा डिफरेंस बचा? यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल में तुमने कितना दिखाया था सर? हेल्ड फॉर सेल में 4,60,000 में दिखाया था सर। अभी यहाँ पे तुम क्लासीफाई कर रहे हो 4,33,846 में क्लासीफाई कर रहे हो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस जो है 26,153 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर लो। देखो अगर यहाँ पे देखोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ 26,154 इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल, फेयर में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फेयर में सॉल्व करने टाइम लगेगा, उसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज है, एक ही सिंपल सा चीज है। क्या करना है सर? जब हेल्ड फॉर सेल से क्राइटेरिया से हटाना है, हमें देखना है कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन दोनों का विच एवर इज लोअर है वो कंसीडर करेंगे, और उसके बाद हेल्ड फॉर सेल का जो भी अमाउंट दिखाया था माइनस माई एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट डिडक्ट कर लो और उसको पीएनएल में एडजस्ट कर लो। ओके सर, एकदम सिंपल है। इसके बाद अपन डिस्पोजेबल ग्रुप देखेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन रीड इट, और बहुत ही सिंपल वाला चीज है। ऑन 28th of February X1 entity X becomes committed to plan to sell the property. However, it plans certain innovation to increase its value prior to selling. Okay, the renovation are expected to be completed within a short span of 2 months. अच्छा तुम्हें कल एक चीज बताया था मैंने, क्या बताया था सर?
तुम्हें बताया था ये कि जो असेट है वो हेल्ड फॉर सेल में आने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। यस सर, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल क्या रहे, देखो यहाँ पे बोल रहे कि रिनोवेशन करना है, तो रिनोवेशन के लिए 2 महीना लगेगा, 2 महीना, 2 मंथ्स। जब 2 मंथ्स लगेगा, क्या क्या ये इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है? नहीं सर, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। तो एज ऑन 31 मार्च X1 इसको हम ये क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट? मतलब एज ऑन 28 फरवरी X1 बोल रहे हैं ना। अच्छा, 31 को पूछ रहे, कमेंट वेदर द प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एज ऑन 31 मार्च X1। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली अवेलेबल वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। तो देखो, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट द बैलेंस शीट डेट एज इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट इन द प्रेजेंट कंडीशन, ऑल्दो द रिनोवेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, दिस फैक्ट is not relevant for classification. The delay in the timing to transfer the property imposes X demonstrate the property is not available for immediate sale. यानी रिनोवेशन बहुत ज्यादा टाइम लेगा ना यार, तो जब रिनोवेशन ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर उस केस में हम इसको जो है ना हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में क्लासिफाई नहीं कर सकते। However, if PP meets the criteria held for sale on 30th April, मतलब अगर 30th अप्रैल में होता है, which is after the financial date, that is 2 months 28 February X1, the accounts are not authorized by the date, then necessary disclosures is given. यानी सिंपल है। इंडेस 10 याद है तुम्हें? इंडेस 10 में हमने देखा था कि इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, राइट? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट अप्रूवल बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल के पहले कुछ हुआ है और उसका कंडीशन एग्जिस्ट करता था एज ऑन 31 मार्च, तो हम एडजस्ट करते थे। बट यहाँ पे इस केस में हम डिस्क्लोज करेंगे। हम कंडीशंस ये नहीं है कि क्यों, क्योंकि एज ऑन डेट मतलब 1 फरवरी को ये पता नहीं है ना कि ये विद इन 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, नहीं पता होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम डिस्क्लोज करेंगे। अगर ऑथराइज करने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज करने से पहले हमारा जो रिनोवेशन कंप्लीट होता है और हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो फिर हम सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे कि दैट दिस एसेट कैन बी हेल्ड फॉर सेल करके। ठीक है, सिंपल है सर। ओके, चलो चलो ये भी देख लो, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना उसी के रिलेटेड है। देखो क्या है। On 1st March X1, entity R decides to sell one of its factory. An agent is appointed and the factory is actively marketed. As on 31st March X1, it is expected that the factory will be sold by 28th Feb X2. मतलब एक महीने X2 मतलब एक साल में सेल हो जाएगा। However, in May X1, the market price of the factory deteriorated. Entity R believed that market would recover and thus did not replace the price of the factory market. यानी क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया था, हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया और हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में दिखाया था। बट अभी क्या है, सब्सिक्वेंटली एज आफ्टर 31 मार्च यहाँ पे मई में क्या हो रहा है, मई में प्राइस डिटोरिएट हुआ। तो इन्होंने, फैक्ट्री वाले ने क्या सोचा, ठीक है डिटोरिएट हुआ है ना, प्राइस कम हुआ है ना, तो हम देखेंगे प्राइस बढ़ेगा क्या। अगर प्राइस बढ़ेगा तो अच्छी बात है, तो उसका होप से इन लोगों ने प्राइस रिड्यूस नहीं किया। द कंपनीज अकाउंट आर ऑथराइज्ड फॉर इशू ऑन 26 जून X1. Recommend whether factory should be shown as held for sale as on 31st March X1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री का जो है ना, फैक्ट्री का प्राइस डिटोरिएट हुआ है और इन लोग होप से कि वो रिकवर हो जाएगा। बट यहाँ पे रिकवर होने के टाइम पे या बैलेंस शीट में हम हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, वो क्वेश्चन है। तो देखो, द फैक्ट्री सीज टू मीट द डेफिनेशन ऑफ हेल्ड फॉर सेल पोस्ट बैलेंस शीट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू एज इट इज नॉट एक्टिवली मार्केटेड एट द रीजनेबल प्राइस। तो अपना जो हाईली प्रोबेबल वाला जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया इसमें हम देखोगे तो रीजनेबल प्राइस में करना चाहिए। तो रीजनेबल प्राइस क्या होगा, जो मार्केट में चल रहा है वही होगा ना रीजनेबल प्राइस, राइट? तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में उन लोग एक्टिवली मार्केट नहीं कर रहे हैं। बट सिंस द मार्केट कंडीशन डिटोरिएटेड पोस्ट बैलेंस शीट का डेट के बाद हुआ है, द असेट विल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एज ऑन 31 मार्च X1। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है, एज ऑन 31 मार्च का दिन देखो कि क्या हो रहा है। एज ऑन 31 मार्च हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो फिर असेट हेल्ड फॉर सेल दिखा दो, राइट? अगर यहाँ पे सर समझो मई में डिटोरिएट हुआ है ना, तो मई में क्या करेंगे, डिटोरिएट ऑथराइज करने से पहले, मतलब ऑथराइज नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो डिस्क्लोज कर दो, सिंपल। एज ऑन 31 मार्च लेकिन वो हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि एज ऑन 31 मार्च यहाँ पे सिंपली हमारा जो डेफिनेशन है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, सब्सिक्वेंटली फैक्ट्री का मार्केट प्राइस डिटोरिएट हुआ है। ओके सर, समझ में आ गया है? यस, समझ में आ गया है। चलो ये क्वेश्चन भी देख लो, विच इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग इन द सेंस वही है क्राइटेरिया वाला। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्पोजल ग्रुप। अच्छा, डिस्पोजल ग्रुप है, ये छोड़ दो फिर। ये देखो छोटा क्वेश्चन है, ये देख लो, आराम से हो जाएगा।
company A has a financial year ending 31st March X0. On 1st June X0, the company has classified its division B as held for sale in accordance with Ind AS 105. How property, plant and equipment for which the company has adopted cost model shall be measured immediately before the classification. Immediately before the classification कैसा करेंगे? Fair value less cost to sell और carrying amount whichever is lower. और एक दिन पहले held for sale के criteria करने से एक दिन पहले तक हम depreciation लगाएंगे and subsequently depreciation नहीं लगाएंगे. देखो 105 provides that immediately before the initial classification as held for sale, the carrying amount of the asset shall be measured in accordance with applicable Ind AS. In the instant case, company A should measure the property, plant and equipment in accordance with Ind AS 16 PPE. Hence depreciation should be provided up to 31st March X0. एकदम सिंपल है. यहाँ पे हमारा जो है इंडिविजुअल असेट वाला क्राइटेरिया आई गेस फुलफिल हो जाता है एंड यहाँ पे और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है. ठीक है सर. अब हम चलते हैं डिस्पोजल ग्रुप में. अब डिस्पोजल ग्रुप मैंने कल बताया था, तुम्हें एक ग्लिम्स दिया था डिस्पोजल ग्रुप होता क्या है, कैसा दिखता है. तो डिस्पोजल ग्रुप में ना होता क्या है, मल्टीपल एसेट्स होते हैं. यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखा दूं मैं, मल्टीपल एसेट्स होते हैं डिस्पोजल ग्रुप में. गुडविल होगा, पीपी होगा, फिर उसके बाद बिल्डिंग होगा, इन्वेंटरी होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज होगा और बहुत सारी चीजें होंगे. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, राइट. ये क्या है, ये एक मिक्सचर ऑफ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स है, राइट सर. ओके सर. तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, इंड AS 105 तो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अप्लीकेबल है ना सर. तो करंट एसेट्स कहाँ से आए, तो सिंपली जब ग्रुप ऑफ एसेट्स को डिस्पोज करना है तो उसमें करंट एसेट्स भी होंगे. तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं. तुम जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहला तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा इंडिविजुअल एसेट है विद इन द ग्रुप, यहाँ पे विद इन द ग्रुप जो भी इंडिविजुअल एसेट है उसको पहले वैल्यू कर लो विद द रिस्पेक्टिव इंड AS. जैसा सर, जैसे कि यहाँ पे पीपी है, इंड AS 16 के हिसाब से इसको मेजर कर लो. जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री है तो इंड AS 2 के हिसाब से इसको वैल्यू कर लो. जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी से इंड AS 109 के हिसाब से इसको वैल्यू कर लो. और यहाँ पे बिल्डिंग है तो इंड AS 40 के हिसाब से, अज्यूमिंग दिस वुड बी अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो बिल्डिंग इंड AS 40 के हिसाब से कर लो. तो ये करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगे. तो वैल्यूज कैसे दिया है देखो, कैरिंग अमाउंट एट द रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल. कितना है, 1,1500 4,600 ये पूरा जो है ना एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट है. बट क्लासिफिकेशन करते समय हेल्ड फॉर सेल के पहले दिन, हेल्ड फॉर सेल के पहले दिन के हिसाब से हम पर्टिकुलर इंड AS में हमने वैल्यू किया. वैल्यू करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आया देखो, कैरिंग अमाउंट रीमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल. तो देखो मेरा गुडविल का 1500 ही रहेगा. अब गुडविल यहाँ पे कब आ सकता है, तुम ध्यान दो, गुडविल यहाँ पे कब आ सकते हैं, जब इट इज एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है, जो इनबिल्ट गुडविल है उसको रेकग्नाइज नहीं करते बुक्स में, बट अगर परचेस्ड गुडविल है उसको रेकग्नाइज करते बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर, तो वो सेम टू सेम रहेगा. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4600 था बट अब हो गया 4000. क्यों, क्योंकि हमने इंड AS 16 के हिसाब से हमने उसको वैल्यू कर लिया. बिल्डिंग भी देख लिया, बिल्डिंग का वैल्यू सेम है. इन्वेंट्री का प्राइस डिटोरिएट हुआ है, दैट इज 2200 तक हो गया है. इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का भी प्राइस कम हुआ है. तो लगभग अगर मैं देखूं इंडिविजुअली, मतलब हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया के पहले ही हमने क्या किया, इंडिविजुअल असेट्स को हमने देख लिया विद द रिस्पेक्टिव इंड AS और रिस्पेक्टिव इंड AS के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई करने के बाद मेरा 1100 का यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है. ये 1100 का लॉस तुम रेकग्नाइज कर लो, जो नॉर्मल तुम करते हो ये नॉर्मली इंड AS के हिसाब से. अब आ जाएगा इंड AS 105 का क्राइटेरिया सब. अब देखोगे, अब मुझे वैल्यू कौन सा कंसिडर करूंगा सर, दिस इज द वैल्यू वी विल कंसिडर फॉर इंड AS 105. मेरा कैरिंग अमाउंट ये है, क्या है मेरा कैरिंग अमाउंट ये है. देखो, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द लॉस ऑफ 1100 इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल इंड AS इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल. ओके, द डिफरेंस जो है वो रूटीन रिवैल्यूएशन है, सच एज रिवैल्यूएशन. दिस इज नॉट एन इंपेयरमेंट लॉस. यानी क्या, ये रिवैल्यूएशन है, ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं है बच्चा, तुम समझ रहे हो, ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं है. ये क्या है, यहाँ पे ये है रिवैल्यूएशन जो करते हैं. अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर रिवैल्यूएशन लॉस होता है, वैसा चीज है. तो इसको P&L में रिकग्नाइज कर लो. इंपेयरमेंट लॉस अब आएगा पिक्चर में. तो देखो, द एंटिटी हैज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज 13,000. तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, मेरा कैरिंग अमाउंट है 14,900. मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 13,000. तो तुम बताओ सर, हम विचएवर इज लोअर में कंसीडर करते हैं, हम विचएवर इज लोअर कंसीडर करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही लेंगे. बट रिकवरेबल अमाउंट तो मेरा 14,900 है ना, तो इसको मुझे क्या रिटर्न डाउन करना पड़ेगा, तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 1900 रिकग्नाइज करना होगा. सिंपल. तो इंपेयरमेंट लॉस 1900 रिकग्नाइज करना है तो रिकग्नाइज करना है. यस सर, रिकग्नाइज कर लिया हमने. तो देखो यहाँ पे, सिंस द एंटिटी हैज क्लासिफाइड द डिस्पोजेबल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, इट शुड मेजर इट्स लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिच इज 13,000. तो मेरा हेल्ड फॉर सेल, अब जो ग्रुप है ना, ग्रुप डिस्पोजल ग्रुप, ये डिस्पोजल ग्रुप में क्या होगा, मेरा यहाँ पे 13,000 में ये हेल्ड फॉर सेल में दिखेगा. मेरा बैलेंस शीट में ये 13,000 में दिखेगा. ओके सर, मान लिया, हो गया. लेकिन अभी सर एक क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन है,
ठीक है सर, तुम तो बोल रहे हो एज अ होल डिस्पोजल ग्रुप का एज अ होल है 1900, ओके, बट ये 1900 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है सर, ये तो करंट एसेट में नहीं लगेगा ना। करंट एसेट में लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, बरोबर है ना। मेरा कंसेप्ट सही है कि मेरा करंट एसेट के ऊपर ये वाला जो है ना इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगेगा, तो किसके ऊपर लगेगा? नॉन करंट एसेट के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा? नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट कौन सा है? नॉन करंट एसेट है सर मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, इन दोनों के इसमें ट्रांसफर होगा, यानी क्या प्रोपोर्शनलिटी बाइफरकेट करेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज है, एक और चीज क्या है सर, पहले कभी भी इंपेयरमेंट लॉस आया तो डिस्पोजल ग्रुप में पहले गुडविल के साथ सेट ऑफ कर दो, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे प्रॉपर्टी जो नॉन करंट एसेट है उसमें बाइफरकेट कर सकते हो। तो फर्स्ट दिस इंपेयरमेंट लॉस वुड बी सेकंड, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया नहीं सीक्वेंस बोल सकते हैं इसको। सीक्वेंस क्या होगा, पहले गुडविल को कर लो, पहले गुडविल को कर लो, सेकंड तुम करोगे नॉन करंट एसेट। पहले तुम किसको अलोकेट करोगे? गुडविल को, फिर उसके बाद करोगे नॉन करंट एसेट। तो गुडविल यहाँ पे कितना है सर? गुडविल यहाँ पे तुम्हारा टेबल है, देखो गुडविल 1500 है, तो पूरा का पूरा 1500 हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है सर। फिर उसके बाद आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग का जो है ना 14,000 4,000 और 5,700 है, तो ये कैरिंग अमाउंट में बचा हुआ अमाउंट को बांट दो। ये कैरिंग अमाउंट कितना है, देखो कितना आ जाएगा 9,700 ना, तो बचता कितना है 400 का इंपेयरमेंट लॉस बचता है ना, 1900 है टोटल, उसमें से 1500 चला गया, तो मेरे पास बचेगा 400। ये 400 को 4000 डिवाइडेड बाई 9700, 400 इंटू 5700 इंटू 9700 अलोकेट कर लो, कितना आएगा 400 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 9700, तो ये आ जाएगा 165 का, यस, और एक आ जाएगा 235 का। तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस ये हुआ। हमने जो करंट एसेट्स है और जिसके ऊपर इंड एस 105 अप्लीकेबल नहीं है उसको टच भी नहीं किया, वो रिस्पेक्टिव इंड एस के हिसाब से हमने क्या किया, रिस्पेक्टिव इंड एस के हिसाब से हमने वैल्यू कर लिया, राइट। तो इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को पहले एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन करंट एसेट्स के ऊपर प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर लेंगे। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया, आज के दिन का वैल्यू मेरा इतना है 13,000, एकदम सिंपल। दिस इज द वे वी क्लासिफाई अ डिस्पोजल ग्रुप as held for sale. तो देखो, firstly the impairment loss reduce the amounts of goodwill in the disposal group, then the remaining impairment loss is recognized to the other assets pro rata based on the carrying amount of those assets. Suppose at the end of the reporting period the fair value less cost to sale has been increased and estimated to be 15,500, यानी क्या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की बात कर रहे हैं, इसका डिटेल अपन देखते हैं, बट नॉर्मली अभी यहाँ पे सुन लो 15,500 हो गया, तो मेरा पहले कितना था 13,000, तो इंक्रीज कितना है सर, यहाँ पे इंक्रीज है 2,500 का। क्या हम पूरा 2,500 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमने इंपेयरमेंट कितना रिकग्नाइज किया, इंपेयरमेंट हमने रिकग्नाइज किया 1900 का, राइट। तो 1900 का रिकग्नाइज किया तो उतना तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ओके। क्या सर यहाँ पे हम गुडविल का लॉस जो है ना वो रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो जो गुडविल को अलोकेटेड जो इंपेयरमेंट लॉस है उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। इंडेक्स 36 में भी बताया था मैंने, गुडविल को जो भी लॉस अलोकेटेड है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, हम मैक्सिमम रिवर्सल कर सकते हैं 1900 का, और गुडविल का रिवर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल इज अलाउड इन केस ऑफ पीपीई एंड बिल्डिंग, ये दो ही केस में अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे क्या देखा सर, डिस्पोजल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एसेट्स। अभी इस मल्टीपल एसेट्स में से देयर कैन बी अ नॉन करंट एसेट एज वेल एंड करंट एसेट्स एज वेल। If there is current assets and non-current assets, how you will classify as held for sale? Initially you have to measure the assets individually with the respective index, मतलब जो भी respective index है उसके हिसाब से तुम वैल्यू कर लो, राइट। फॉर करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दोनों के लिए, तो फिर वो जो भी लॉस आएगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन गेन, ओके, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अब आता है जो मेरा कैरिंग अमाउंट आएगा, जो कैरिंग अमाउंट है एंड विल कंपेयर्ड विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो डिफरेंस है उसको इंपेयरमेंट लॉस माना जाएगा, एंड डिफरेंस जो इंपेयरमेंट लॉस है वो इंपेयरमेंट लॉस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बट ये इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ नॉर्मल इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा विद इन नॉन करंट एसेट। तो पहले क्या करूंगा, जो इंपेयरमेंट लॉस है उसको गुडविल से सेट ऑफ करूंगा और बचा हुआ नॉन करंट एसेट को प्रो राटा बेसिस में उसको एडजस्ट कर लूंगा। दैट वुड बी द प्रोसीजर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, एडजस्टिंग इंपेयरमेंट लॉस या ट्रांसफरिंग द नॉन करंट एसेट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप टू हेल्ड फॉर सेल। एकदम क्लियर है सर? कूल, समझ में आया है क्या, बताओ। यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, वंस यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिस्पोजल ग्रुप, अब आगे बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सो यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, आराम से करेंगे,
दिस क्वेश्चन कम्स आउट अराउंड टू बी 8 मार्क्स। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और 8 मार्क का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स से तुमको देके जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि डिस्पोजल ग्रुप कैसे हम क्लासिफाई करेंगे इनटू हेल्ड फॉर सेल। तो पहले क्वेश्चन रीड करते करते हम पूरा रिकैप भी ले लेते हैं। ऑन 1 जून x1 entity x plans to sell a group of assets and liabilities which is classified as a disposal group. So already मैंने बताया था कि disposal group यानी क्या, there are multiple assets and liabilities in that particular disposal group. तो as a whole उसको क्या करते हैं, dispose of करते हैं। On 31st July x1 the board of directors approves and becomes committed to plan to sell the manufacturing unit by entering into the firm purchase commitment with entity Y। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, स्टार्ट कहाँ पे हुआ, ऑन 1 जून x1 से स्टार्ट हुआ है, 1 जून x1 से, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई हुआ है, और उसके बाद एज ऑन 31 जुलाई x1 को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है प्लान को, क्या, हेल्ड फॉर सेल का जो भी हमने हमारा जो प्लान है सेल करने का, उसका अप्रूव किया है ऑन 31 जुलाई। तो ये डेट जो है ना, ये याद रखना, this date is very very important date, okay sir। However, since the manufacturing unit is regulated, the approval from the regulator is needed for sale, okay। The approval from the regulator is customary and highly probable to be received by 30th November x1। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, एक रेगुलेटर का भी अप्रूवल चाहिए, बट वो रेगुलेटर का जो अप्रूवल है दैट इज कस्टमरी, वो तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। The sale is expected to be completed by 31st March x2। तो 31st March x2 तक सेल कंप्लीट होने का इरादा है। तो तुम बताओ यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग डेट यानी प्लान अप्रूव कब हुआ है, 31 जुलाई x1, राइट। तो 31 जुलाई से x1 से लेके हम 1 ईयर अगर काउंट करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 31 जुलाई x2 आएगा। दैट इज, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है ना सेल कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च x2 तक, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज विद इन ईयर, एक साल के अंदर ही है, यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज विद इन 1 ईयर। और अपना दूसरा कंडीशन दैट इज सेल इज हाईली प्रोबेबल वाला जो है ना, वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। एंटिटी फॉलोज डिसंबर ईयर एंड, अब यहाँ पे एंटिटी फॉलो करता है डिसंबर ईयर एंड का फॉलो करता है। द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट्रीब्यूटेड टू दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर एस अंडर, तो कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर x0, तो ईयर एंड है ये, ईयर एंड का अपने पास वैल्यू है इतने। और उसके बाद अगर तुम देखोगे कैरिंग वैल्यू एज ऑन 31 जुलाई x1, तो याद है मैंने इनिशियल डेट बताया था यहाँ पे, दिस इज आवर इनिशियल डेट, दैट इज 31 जुलाई x1 इज आवर इनिशियल डेट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट हुआ है, यानी स्टार्ट हुआ हेल्ड फॉर सेल होने का, यानी प्लान जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव किए, तो उस डेट का मुझे वैल्यू मिला है, राइट, उस डेट का मुझे वैल्यू मिल गया। ओके, अपने पास बहुत सारे हैं, गुडविल है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेंटरी, क्रेडिटर्स एंड लोन, सारे चीजें हैं यहाँ पे। ओके सर, द फेयर वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन 31st x0 इज 2000, तो फेयर वैल्यू एज ऑन 31st x0 दिया है which is 2000, okay, and as on 31st x1 is rupees 1850। अब तुम बताओ, योर क्वेश्चन इज दैट कि हम कौन सा वैल्यू लेंगे, सर ये वैल्यू लेंगे या ये वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना होगा अपने को, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, दिसंबर वाला वैल्यू लेंगे या 31 जुलाई x1 का लेंगे। तो एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर दे रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि 31 जुलाई x1, तो दैट इज अ परफेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हमारा जो है ना प्लान कब अप्रूव हुआ, यहाँ पे 31 जुलाई x1, तो 31 जुलाई x1 को हुआ है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे एज ऑन 31 जुलाई x1 का वैल्यू का जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, उस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे ना असेट्स को, राइट। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू के हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है, राइट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो देख लेंगे। तो 31 जुलाई वाला लेंगे, ये वाला जो है ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल में। ओके सर, द कॉस्ट टू सेल is 100 on both these dates, तो cost to sell 100 है। The disposal group is not sold at a period and 31st December x1, okay, the fair value as on 31st December x1 is lower than the carrying amount value of disposal group as on that date। The सबसे पहले बोल रहे assess whether the manufacturing unit can be classified as held for sale and reasons therefore, if yes, on which date। अच्छा, तो सबसे पहले अपने को पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए सर, पहले असेस कर लो। हेल्ड फॉर सेल में अपने को क्लासिफाई करने के लिए हमें दो कंडीशंस फुलफिल करना होगा। एक, हेल्ड फॉर सेल के केस में पहले चीज दी असेट्स
ओवरऑल डिस्पोजल ग्रुप इज अवेलेबल इमीडिएटली फॉर सेल। एंड सेकेंड मेरा यहाँ पे क्या है, सेकेंड सेल इज हाईली प्रोबेबल। दोनों कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। सेल इज हाईली प्रोबेबल कैसे मानेंगे, एक मार्केट में हमने एडवर्टीजमेंट चालू किया, कस्टमर को ढूंढना चालू किया, हमारा जो है ना रीजनेबल प्राइस में बिक रहा है, यानी क्या रीजनेबल प्राइस कोट कर रहे हैं हम। सेकंड फोर्थ चीज क्या है, सेल 1 ईयर में हो जाएगा और सेलर जो है वो बैकआउट नहीं करेगा सेल करने से। तो ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो फिर उस केस में वी कैन से दैट हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अगर तुम पूरा क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में तुम देखने के बाद तुम बोलोगे सर जैसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर देते हैं प्लान टू सेल तो ये इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी रिनोवेशन वगैरह ऐसे चीजें बातें नहीं किया है, तो इमीडिएटली अवेलेबल वाला सेल तो अपना क्या बोला, सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड थिंग क्या है मेरा, हाई सेल इज हाईली प्रोबेबल। अब सेल इज हाईली प्रोबेबल के केस में सबसे पहले यहाँ पे तो बायर को ढूंढ ही रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, जो अपने का रेगुलेटरी अप्रूवल है वो मिल गया, यानी क्या बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, और जो यहाँ पे रेगुलेटर का अप्रूवल है वो कस्टमरी है, वो तो मिल जाएगा अपने को, राइट। रीजनेबल प्राइस में हो रहा है, बरोबर। और उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल मिला है 31 जुलाई X1 को, तो फिर उस केस में अपना हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया 31 जुलाई X1 को माना जाएगा। ठीक है, तो थियोरी वाला पार्ट बता दूं मैं, देखो assessing whether the manufacturing unit can be classified as held for sale। सबसे पहले क्या है, the manufacturing unit can be classified as held for sale due to the following reason। कौन से रीजन है, the disposal group is available for immediate sale and it in the present condition, मतलब immediate sale के लिए available है और present condition में available है। the regulatory approval is customary and it is expected to be received within 1 year and the date at which the disposal group must be classified as held for sale जो रहेगा वो 31 जुलाई X1 रहेगा। क्यों? क्योंकि इस डेट में हमारा बोर्ड का अप्रूवल मिला है, बोर्ड का अप्रूवल मिला है, तो फिर उस केस में ये डेट रहेगा। नेक्स्ट थिंग, इफ यू विल सी द डेट एट विच द मैनेजमेंट बिकम्स कमिटेड टू द प्लान, यानी जो मैनेजमेंट का अप्रूवल आया था उसी डेट को हम मानेंगे। सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल है क्योंकि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है ये सेल प्लान को। ओके, a firm purchase agreement has been entered with the buyer and the sale is expected to be completed by 31st X2 जो within 1 year है। cool, चलो, तो यहाँ पे इन सारे रीजन की वजह से वी कैन से दैट आर असेट जो डिस्पोजल ग्रुप है दैट इज हेल्ड फॉर सेल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट मेजर दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्ड फॉर सेल। अब यहाँ पे डेट ऑफ क्लासिफिकेशन मेरा यहाँ पे क्या है सर, मेरा डेट ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डिटरमाइन किया कि 31 जुलाई X1 है। अब जब डिस्पोजल ग्रुप आ जाता है, जब भी डिस्पोजल ग्रुप आता है तो उस केस में पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू असेस द डिस्पोजल ग्रुप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंडेस। यानी क्या सर, नहीं समझा तो आ जाओ मैं बताता हूं क्या करना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं क्वेश्चन को एक बार ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। यानी क्या, इंडिविजुअल असेट को इंडिविजुअल जो भी है, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इंडेस 2 के हिसाब से मेजर कर देंगे। फिर उसके बाद आ गया समझो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे करेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को हम करेंगे सर एज पर इंडेस 109। क्यों? क्योंकि ये दोनों के ऊपर इंडेस 105 नहीं लगता है। तुम समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो। एक मिनट, स्क्रीन क्या आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा, डोंट वरी। तो पहले क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल असेस इंडिविजुअली असेस करोगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअली असेस करना क्या है सर, देख लो यार, आज के दिन का यानी 31 जुलाई X1 और दिसंबर X0 का वैल्यू में कितना फर्क है, वही करेंगे ना हम। तो ये जो है कैरिंग वैल्यू एज ऑन 31 जुलाई X1 है, तो जो डिफरेंस है, जैसा गुडविल में तो जीरो है, गुडविल कब आता है, बिजनेस एक्विजिशन के केस में। प्लांट एंड मशीनरी में 100 रुपीज का चेंज है। फिर उसके बाद बिल्डिंग में अगर देखोगे ना, तो बिल्डिंग में कितना है, आई गेस 150 का है। यस, डेटर्स में जो है वो इंक्रीज है, इंक्रीज कितना है सर, इंक्रीज है 200 का डेटर्स में। तो ओवरऑल ऐसा चेक करोगे, या फिर तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्टली इन दोनों का टोटल निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है 2750 माइनस 2600, तो ये जो इंक्रीज है टोटल, इन टोटल इंक्रीज है 150 का, राइट। इन टोटल कितना है, इंक्रीज 150 का। तो आज का ये जो 150 है, दिस 150 वुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडरिंग इट इज अ रिवैल्यूएशन इंक्रीज और रिवैल्यूएशन लॉस, राइट। ये मान के तुम क्या करोगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। ये क्या होगा, ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, राइट। चलो, फर्स्ट वाला अपना ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी डन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ।
अब सेकेंड वाला क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के केस में तुम क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू, अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन कब तक, 31 दिसंबर, x0 कितना है यहाँ पे सर 2750। ठीक है, अब ले लोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई x1, तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या है 2600। तो ये जो डिक्रीज है 150 का, डिक्रीज इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल, वेरी इजी, यस सर वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग तुम देखोगे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यहाँ पे है 1850 विच इज एज ऑन 31 जुलाई x1 एंड इसमें से कॉस्ट टू सेल है अपना 1500, सॉरी 1500 नहीं 100। तो यहाँ पे 100 लेस करने के बाद मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा 1750 का, राइट। तो आ जाओ, फेयर वैल्यू लेस cost to sell as on 31st December, सॉरी 31st दिसंबर नहीं, 31st, ये आ जाएगा 31st जुलाई, 31st जुलाई x1 कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा सर 1850 माइनस 100 कॉस्ट टू सेल, ये आ जाएगा अराउंड 1750। अब तुम बताओ मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है। सर मेरा कैरिंग अमाउंट है ये वाला है बाबू, 2600 is my carrying amount. My fair value less cost to sell is 1750. अब क्या है, कैरिंग अमाउंट इज मोर एंड फिर उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू इज लेस, तो कैरिंग अमाउंट मोर है, फेयर वैल्यू लेस है, तो फिर क्या करते हैं सर, यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं। सिंपल सा चीज है, बरोबर, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना होगा। क्यों सर, क्योंकि फेयर वैल्यू कम है, यानी क्या तुम जो बुक्स में दिखा रहे हो वो गलत अमाउंट दिखा रहे हो, मार्केट में कम वैल्यू मिल रहा है तुम्हारे एसेट्स को, तो ये इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ये इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे सर, आ जाओ यार, कैसे करेंगे, सिंपल है, इंपेयरमेंट लॉस लिख लो यहाँ पे। इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा, ₹2600 माइनस 1750, तो कितना आएगा बुद्ध देखो, 2600 माइनस 1750, तो ये आ जाएगा 850 का, राइट, ये आ जाएगा 850 का। अगर तुम देखोगे 850 का मेरा यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे देखो 850 का इंपेयरमेंट लॉस। अभी हम अलोकेशन वाला पार्ट करते हैं। सो अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो यहाँ पे अगर स्टेप्स लिख के दूं ना, तो ये क्वेश्चन के बाद स्टेप्स लिख के देता हूँ, तो वो स्टेप्स फॉलो कर लो तुम, तो इजीली तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। If you are loving this lectures, do subscribe the channel and hit the bell icon and share with your friends. जो फ्रेंड्स तुम्हारे ये CA फाइनल में है उनको शेयर कर दो, उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस एज अ फ्री लेक्चर, अगर फ्री लेक्चर के जैसा देखोगे और उसके बाद इग्नोर करोगे ना, तो ये वर्थलेस नहीं है। इफ यू विल सी प्रॉपरली, अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जो क्लासेस का है वो क्लासेस का फी बच जाएगा इसमें, राइट। चलो देखो, अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैसे करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा असेट्स का वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। असेट्स क्या क्या है सर, यहाँ पे असेट्स है पर्टिकुलर्स, पहले तो पर्टिकुलर्स में पहले है गुडविल, राइट, पहले है गुडविल, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 जुलाई, राइट, फिर यहाँ पे इंपेयरमेंट का ले लूंगा मैं, एंड मेरा फाइनली कैरिंग अमाउंट नहीं, फाइनली मेरा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। ठीक है, पहले है गुडविल, गुडविल कितना है बताओ, गुडविल 500 है, पहले सारे असेट्स लिख लेते हैं। फिर उसके बाद गुडविल के बाद है मेरे पास यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी है मेरा यहाँ पे 900। यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है सर, ये वाला वैल्यू लेना है, जो जुलाई का वैल्यू है ना वो वैल्यू लेना है, याद रखना जुलाई का वैल्यू लेना है।
फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद आता है मेरे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग यस। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? बिल्डिंग का वैल्यू है अराउंड 1850, यस इट इज 1850। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा डेटर्स, इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स, इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद और कुछ है क्या? यस लोन्स भी है, तो लोन्स भी आ गया। अब डेटर्स और इन्वेंट्री, डेटर्स का कितना है? 1050 400, 1050 एंड आ जाएगा 400। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 250 1850, 250 1850, 250 एंड 1850। दिस आर द वैल्यू ऑफ कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st जुलाई X1, राइट। अब इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। अब इंपेयरमेंट कितना है सर? इंपेयरमेंट टोटल है मेरा 850 का इंपेयरमेंट, बरोबर है। तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस निकाल लिया ना तुमने, देखो 850 का इंपेयरमेंट है। अगर 850 का इंपेयरमेंट है तो 850 में से कितना हम किसको दे लेंगे वो देखना पड़ेगा। पहले चीज, फर्स्ट थिंग यू सेट ऑफ द गुडविल अगेंस्ट द इंपेयरमेंट, मतलब पहले जो इंपेयरमेंट है गुडविल के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो। तो गुडविल के अगेंस्ट में 500 सेट ऑफ कर दिया तो मेरा गुडविल 0 हो गया, राइट। गुडविल के अगेंस्ट मैंने क्या किया? यहाँ पे इंपेयरमेंट सेट ऑफ कर दिया तो फिर मेरा गुडविल 0 हो गया। अब बचता कितना है? अब बचता है सर 350, राइट। अब बचता है 350। तुम आइडेंटिफाई कर लो कि नॉन करंट एसेट कौन से इसमें। एक प्लांट एंड मशीनरी, एक बिल्डिंग। क्या डेटर्स नॉन करंट एसेट है? नहीं सर, डेटर्स नॉन करंट एसेट नहीं है। फिर उसके बाद क्या इन्वेंट्री का नॉन करंट एसेट है? नहीं। क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी है सर। नॉन करंट एसेट को ही अपने को क्या करना है? अलोकेट करना है। तो वो कैसा करेंगे सर? यहाँ पे देखो 350 इनटू अपने पास बिल्डिंग है और उसके बाद क्या है? बिल्डिंग, उसके साथ साथ में अपने पास प्लांट एंड मशीनरी, ये दो चीज है। तो बिल्डिंग कितना है? प्लांट एंड मशीन 900 और बिल्डिंग 1850, तो ये आ जाएगा 2750 डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा 900, ठीक है। तो अभी करो बाइफरकेट प्रोपोर्शनेटली, ये आ जाएगा अराउंड 115 और ये आ जाएगा नीचे का 235, राइट। अगर तुम देखोगे टोटल इंपेयरमेंट बढ़ रहा है क्या? बरोबर 850, यस। तो ये दोनों लेस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा, यू विल गेट द टोटल इंपेयरमेंट। इसको अगर तुम एड अप करोगे तो तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ये जो 850 है। तो 900 माइनस 115 तो ये आ जाएगा 785 850 माइनस 235 तो ये आ जाएगा 1615 और ये नॉर्मल अपना जैसा का वैसा आ जाएगा। अगर तुम देखोगे तो मेरा फाइनली वैल्यू कितना आना चाहिए? फाइनली यहाँ पे 2600 आएगा, ये 1750 आ जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ अलोकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इजी है, तुम्हारा लॉजिक अगर चल गया तो फिर चल जाएगा सर। यहाँ पे क्या है सर? सिंपल है, इंपेयरमेंट लॉस को नॉन करंट एसेट में बांट दो। बट नॉन करंट एसेट बांटने से पहले तुम पहले क्या करोगे? फर्स्ट यू विल अलोकेट इट अगेंस्ट द गुडविल, गुडविल के साथ सेट ऑफ कर लो, फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट जो है ना नॉन करंट एसेट के पास लेके जाओ। सिंपल सी बात है ना यार, सिंपल है। हो गया सर? यस हो गया, इतना ही बात। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज क्या पूछा है अपने को? मेजर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कैसे करेंगे? एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेसिस में करेंगे, तुम समझ रहे हो। एंड ऑफ द ईयर जो इन्वेंट्री है, जो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर उसके बाद और क्या था? क्रेडिटर्स था, लोन्स था, और कुछ था क्या? बस इतना ही था। गुडविल तो अपना सेट ऑफ हो गया इंपेयरमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा ध्यान देने वाला चीज क्या है? इन्वेंट्री, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड 109 के रिलेटेड जो भी था, क्रेडिटर्स, लोन्स, ये जो है ना इंडिविजुअल एसेट, जो इंडिविजुअल उनका इंडेक्स है उसके हिसाब से वैल्यू हो जाएगा। बट नॉन करंट एसेट और उसके बाद नॉन करंट एसेट जो भी है वो क्या होगा? इंडेक्स 105 के हिसाब से उसका वैल्यू चेक करेंगे हम, ठीक है। उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। बट यहां पे देख लो उसका वैल्यूएशन कैसा होगा। तो देखो, the measurement as at the year end be on the similar lines as done above. The assets and liabilities in the disposal group not within the scope of standard, यानी क्या? जो स्टैंडर्ड के स्कोप में नहीं आता है 105 के, measured as per respective standards. The fair value less cost to sell of the disposal group as a whole is calculated. This fair value less cost to sell as at the year end will be compared with the carrying amount as on the date of classification. यानी क्या? सबसे पहले fair value less cost to sell देखा जाएगा at the year end में और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाएगा जो held for sale में किया था ना वो डेट का वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। उसमें कोई भी चेंजेस है किसमें सर?
इसमें तुम्हें ध्यान देने वाला चीज है, नॉन करंट एसेट को सेपरेट ले लेंगे और अपना करंट एसेट्स को सेपरेट ले लेंगे, जो डिफरेंट विच इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 105. It is provided that fair value as on the year end is less than the carrying amount on that date. Thus, the impairment loss shall be allocated in the same way between the assets of the group falling within the scope of standard. अब यहाँ पे बोलोगे सर ये तो theoretical part है, हम कैसा लिखेंगे यार? देखो इसका जो है ना सेम, अगर मैं बोलूं नीचे देखोगे ना, नीचे अपने को दोनों डेट में करना है, नीचे सितंबर और ईयर एंड दोनों भी करना है, राइट? तो तुम्हें सिर्फ अगर सिर्फ पूछा है और कुछ वैल्यूज नहीं दिया है, तुम्हें वैल्यूज नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है कि कैसा करना चाहिए, तो सिंपली लिख दो कि दी assets which are not within the scope of Ind AS 105 will be measured as per the individual standards मतलब respective standards, and others will be measured in the similar lines which we have done already, मतलब 105 के हिसाब से जो ऑलरेडी किया है, राइट? अगर कैरिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा है, यानी क्या हेल्ड फॉर सेल में ज्यादा दिखा है, अभी हेल्ड फॉर जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो इंपेयरमेंट लॉस रहेगा. सिमिलर केस मतलब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस रहेगा. ये इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट कर देंगे बिटवीन द नॉन करंट एसेट, जो हमने अभी ऑलरेडी किया है. ये थियोरेटिकल में लिख सकते हो. सेकेंड थिंग, ये कैसे करना है वो देख लेते हैं अभी इस लेक्चर में, ये देख लेते हैं. इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है सर. यस सर, इट इज वेरी वेरी सिंपल. होप सो यू गॉट इट. अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना तो 500 में पहले गुडविल से सेट ऑफ किया, फिर प्लांट एंड मशीनरी में अगर देखोगे तो 115 सेट ऑफ हुआ है, एंड बिल्डिंग में अगर देखो तो 235 का सेट ऑफ हुआ है. अल्टीमेट रिजल्ट इतना ही है अपना, राइट? चलो we'll go to the other question which is very very important question, और ये important question तुमको करना ही करना है. LDR क्वेश्चन है, ये करके जाओगे तो फिर लाइफ जिंगा लाला. चलो रीड करें. यस सर. Following is the extract of the consolidated financial statements of A Limited for the year ended on. अब तुम्हें पहले मैं इसके क्वेश्चन के थ्रू लेके जाऊं, पहले तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर में बताया था वो बता देता हूं. याद है तुम्हें मैंने एक चीज बताया था कि अगर जो भी मतलब पेरेंट कंपनी अगर सोच रहा है कि अपने सब्सिडरी को बेचना चाह रहा है, और ये जो है ना वो कंडीशंस हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ठीक है, पेरेंट बेचना चाह रहा है और हेल्ड फॉर सेल कंडीशंस फुलफिल किया, तो उस केस में उसके असेट्स और लाइबिलिटीज पूरा का पूरा हेल्ड फॉर सेल में दिखा देंगे, ठीक है, सिमिलर लाइंस में है. तो देखो असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च x1 दिया है. ओके सम. एट्रीब्यूटेबल गुडविल कितना है? 200 है. इंटेंजिबल एसेट का 950 है, और बाकी का भी वैल्यूज दिया है विच सम्स अप अराउंड 2250. ओके सर. ऑन 15 सितंबर x1 एंटिटी A डिसाइड्स टू सेल इट्स बिजनेस. तो 15 सितंबर को इसने डिसाइड किया, याद रखना डिसीजन कब लिया? 15 सितंबर को. एंटिटी A decides to sell the business, ठीक है. It noted that the business meets the condition of disposal group classified as held for sale on that date in accordance with Ind AS 105. तो जो दिन डिसाइड किया ना 15 सितंबर 2000x1 को, तो उस दिन उसको क्या लगा, हाँ मेरा कंडीशंस पूरे सेटिस्फाई हो रहे, जो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, फिर उसके बाद जो है ना सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं. हाउएवर इफ डज नॉट meet the condition to be classified as discontinued operation in accordance with the standard. अब discontinued operation हमने ऑलरेडी स्टार्ट नहीं किया. discontinued operation मतलब कोई भी एक सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर देना, यानी अलग कर देना, तो वो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया. तो फिर उस केस में यहाँ पे सिंपली इतना ही बोल रहा है कि ये जो है ना डिस्पोजेबल ग्रुप में क्लासिफाई हुआ है, डिसकंटिन्यूड ग्रुप में क्लासिफाई नहीं हुआ है, ठीक है. ये डिस्पोजल ग्रुप है, तो अपना जो नॉर्मल अकाउंटिंग हमने किया था ना इससे पहले वैसे ही करेंगे. द डिस्पोजल ग्रुप इज स्टेटेड इन द फॉलोइंग अमाउंट्स इमीडिएटली प्रायर टू द क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल. एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है, यहाँ पे डेट दिया है अपने को 15 सितंबर. तो याद है डिस्पोजल ग्रुप को जब भी क्लासिफाई करोगे तो पहले स्टेप क्या होगा, हम इंडिविजुअल इंडेक्स के हिसाब से हम कंपेयर कर लेंगे कि ये इंडिविजुअल इंडेक्स के हिसाब से इतना है, राइट. उसके बेसिस में ये वाला जो अमाउंट्स है, दिस अमाउंट्स विल बी कंपेयर्ड विद दिस अमाउंट्स, राइट. और जो भी लॉस है वो रिकग्नाइज कर लेंगे, राइट. तो देखो गुडविल है, इंटेंजिबल वगैरह सब कुछ है. ओके, विद सम सब टू बी 2160. अगर तुम टोटल बताओगे तो 2250 मेरा मार्च को था, मेरा मार्च में 2250 था. यस सर 2250. और आज के दिन कितना है? आज किधर है? आज 15 सितंबर. 15 सितंबर को तुम देखोगे ना तो 2160 आ रहा है, राइट. 15 सितंबर को तुम देखोगे तो 2160 आ रहा है. तो 2250 माइनस 2160, दिस वुड बी अराउंड 90 का लॉस हुआ है. क्यों सर लॉस? मेरा असेट्स का वैल्यू कम हुआ है ना यार. अल्टीमेटली तुम देखोगे तो असेट्स का वैल्यू कम हुआ है, तो यहाँ पे लॉस है, ये लॉस को रिकग्नाइज कर लेंगे. ओके. अब आगे देखो क्या हो रहा है. आगे ये हो रहा है, एंटिटी प्रपोज टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप एट 19 lakhs. तो ये 19 lakhs में बेचना चाह रहा है. ओके, विच इज नथिंग बट मेरा ये फेयर वैल्यू समझ लो.
इट एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट टू सेल विल बी 70,000। अच्छा, ये कॉस्ट टू सेल है, तो इन दोनों को अगर मैं लेस कर दूं, दैट इज 19 lakhs को लेस करूंगा 70,000 से, तो ये कितना आएगा बोलो? 19 lakhs को मैं 70,000 से लेस करूंगा तो 18,30,000 वुड बी अराउंड, दिस वुड बी माय fair value less cost to sell. Yes, this would be my fair value less cost to sell. As at 31st December X2, there has been no change to the plan to sell the disposal group and NTDA still expects to sell it within 1 year of initial classification. तो ये क्या हो रहा है? As on 31st March X2 तक ये सेल नहीं हुआ। ठीक है सर, सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट करता है कि इसको सेल कर देगा इन फ्यूचर। ओके, मिस्टर एक्स अकाउंटेंट of NTDA remeasured the following assets liability in accordance with the respective standard as on 31st March X2। तो यहाँ पे as on 31st March X2 अपना वैल्यूज दिया है, राइट। एक बार हेल्ड फॉर सेल कर दिया हमने, हेल्ड फॉर सेल करने के बाद रिपोर्टिंग डेट में हम रीमेजर कर लेंगे कि क्या वैल्यू है उसका, जो भी वैल्यू है इंक्रीज डिक्रीज हम देख लेंगे कि कैसा करना है। अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस को हम अलोकेट करेंगे इन नॉन करंट एसेट। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें सॉल्व करके जाना चाहिए। द डिस्पोजल ग्रुप हैज नॉट बीन ट्रेडिंग वेल एंड इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हैज बीन फॉलन टू 16,50,000। अब बताओ क्या बताएंगे सर? मेरा इनिशियली मैंने कितना सोचा था? इनिशियली मैंने सोचा था कितना था ये 18,30,000 में मैं बेचने की कोशिश कर रहा था, बट अब क्या हो रहा है? एज ऑन 31st मार्च X2 में ये आके गिर गया है। ये बोल रहा है कि ये जो है ना, इसका प्राइस 16,50,000 ही बिकेगा, उससे ज्यादा नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे तुम बोल रहे हो बुक्स में ऑलरेडी 18,30,000 दिखा रहे हो, अब कितना हो गया? 16,50,000। तो तुम बताओ ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस तो मेरा ये हुआ, क्या हुआ सर? ये डिफरेंस तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस हुआ सर। वो इंपेयरमेंट लॉस को मुझे अलोकेट करना पड़ेगा इन नॉन करंट एसेट। अब मुझे क्या क्या बताना है? देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद इन द डिस्पोजल ग्रुप और फॉलोइंग डेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंड एस। तो ये पहले वाला है 15th का और एक है 31st का, राइट। ये दो डेट को मुझे क्या करना है? मुझे कंप्यूट करना है कि बुक्स में कैसे कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लूं क्या? एक बार क्वेश्चन मेरा हैंड रिटन में ले लेता हूं मैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। एंड बिना सब्सक्राइब का अगर देख रहे हो लेक्चर, फिर उसके मतलब पाप लगेगा बिना लेक्चर बिना सब्सक्राइब का देखे होते हो। चलो, इतना पार्ट हुआ है, देन कम्स दिस पार्ट। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। पहले तुम कौन सा डेट का देखोगे? पहले हम देखेंगे 15 सितंबर का। ठीक है, 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर X1। ओके, तो यहाँ पे क्या तुम्हारे पास कैरिंग अमाउंट है ऑफ दी असेट्स? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एज ऑन 15 सितंबर है ना? कितना है मेरे पास? है सर 15 सितंबर का 2160। ये है मेरा 2160। थाउजेंड्स में है क्या? यस, थाउजेंड्स में, तो 3 जीरो ऐड कर देंगे। ओके, विच वुड बी 21,60,000। ओके, क्या मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरे पास, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्यूट किया था, 19 lakhs फेयर वैल्यू है मेरा, माइनस 70,000 वुड बी माई सेलिंग कॉस्ट टू सेल। तो ये सम्स अप्स टू बी 18,30,000। तो बताओ यहाँ पे whether there is an impairment loss? yes sir, there is an impairment loss। कैरिंग अमाउंट से मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है। तो कितने का इम्पेयरमेंट लॉस है? 21,60,000, 18,30,000। तो यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है कितना? इम्पेयरमेंट लॉस इज अराउंड 3,30,000, राइट। ये 3,30,000 को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, बट पहले इसको हम असेट्स में से भी कम करेंगे ना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूं ऐसा, दिस वुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप होगा अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, राइट, अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब अलोकेशन कैसे करेंगे बताओ? तुमको तो पता ही है ना, पता है ना बीड़ू तुम्हें। तो
एक तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लेंगे, नेक्स्ट वुड बी दी कैरिंग अमाउंट, ठीक है, देन कम्स द इम्पेयरमेंट लॉस, देन कम्स दी बैलेंस, बैलेंस या फिर बोल दो कैरिंग अमाउंट या फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बोल दो। चलो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, पहले आ जाएगा तुम्हारा गुडविल, तो गुडविल पहले कितना है 200 का गुडविल है। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये इंटेंजिबल एसेट्स कितना है बताओ 930 का है सर। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स बोल लो, ये फाइनेंशियल एसेट्स कितने का है 360 का है, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास पीपीई विच वुड बी 1020, राइट। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये कितने का है डेफर्ड टैक्स एसेट 250 का है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के ऊपर अपना 105 नहीं लगता है विच इज अराउंड 520। फिर आ जाएगा मेरे पास करंट लाइबिलिटी, राइट, करंट लाइबिलिटी कितना है, करंट लाइबिलिटी इज अराउंड 870। और उसके बाद आ जाएगा मेरे यहाँ पे करंट, करंट नहीं नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरा 250 का विच इज अराउंड टोटल में 2160, राइट। ये मैंने क्वेश्चन से ही उठाया 2160। देखो क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे ना, ये रहा वैल्यूज, ये रहा वैल्यूज, ठीक है। तो मेरा आ गया 2160। मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना है बताओ, इंपेयरमेंट लॉस है मेरा यहाँ पे, टोटल इंपेयरमेंट लॉस है 3,30,000 का, राइट। 330 का मेरा इंपेयरमेंट लॉस है, यस सर। कैसे सर, यहाँ पे 3,30,000 का है ना, 3 जीरो हटा दो, अगर थाउजेंड्स में दिखा रहे तो 330 का है। अब 330 में से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग वुड बी दैट यू अलोकेट दिस इंपेयरमेंट लॉस टू गुडविल फर्स्ट, गुडविल को अलोकेट कर दिया, ये जीरो हो गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पे नॉन करंट एसेट को आइडेंटिफाई करने का। नॉन करंट एसेट कौन सा है, एक है इंटेंजिबल एसेट्स हुआ, एक पीपी हुआ। फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर अपना जो है ना इंडेस 105 नहीं लगता है, डेफर्ड टैक्स के ऊपर नहीं लगता। याद है तुम्हारा जो स्टार्टिंग में इनिशियली बताया था कि ये जो है ना, ये सारी चीजें इंडेस 105 के बाहर है, तो वो चीजें आएगी नहीं, तो डेफर्ड टैक्स में भी नहीं है, करंट एसेट्स में भी नहीं है, तो लाइबिलिटी में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो दो ही चीजें अपने पास क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट और पीपीई। अब इंटेंजिबल एसेट और पीपीई में कैसे बाइफरकेट करेंगे सर, तो देख लो 120 130 बचा है ना अपने पास, इंपेयरमेंट 130, यानी क्या 330 में से, यहाँ पे 330 इज माय टोटल इंपेयरमेंट लॉस, उसमें से ऑलरेडी वी हैव अलोकेटेड 200, तो बचता है 130 का। ये 130 को 930 डिवाइडेड बाय कितना आता है, ये 930 प्लस 1020, ये आ जाएगा 1950, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 130 इंटू 930 डिवाइडेड बाय 1950, तो ये आ जाएगा अराउंड 62, राइट। फिर उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा वो पीपी में आ जाएगा विच वुड बी अराउंड 68, बाकी का होगा जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि ये इंडेस 105 में नहीं आता है, ठीक है, एकदम क्लियर, ओके सर। यहाँ पे 930 माइनस 62 करो तो कितना आएगा 868, फिर मेरा फाइनेंशियल एसेट से 360 का, फिर उसके बाद पीपीई से भी लेस कर दो ना, तो 1020 माइनस 68, तो 952 आ गया, और यहाँ आ गया 250 520, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 870, और ये आ जाएगा 250। तो अब डिफरेंस जो भी करने के बाद अपना जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा सर 1830 का। कैसा सर, कैसा कैसा कैसा, ये वाला वैल्यू, दिस वुड बी माय फाइनल वैल्यू, सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। तो मेरे बैलेंस शीट में आज के दिन में ये सारे वैल्यूज दिख रहे हैं हेल्ड फॉर सेल में, ओके। अब देखते हैं सेकंड वाला चीज। अब सेकंड वाले चीज में क्या होगा, सेकंड मेरा क्या है, एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च x2, राइट। 31 मार्च x2 में अगर तुम देखोगे आज के दिन में मेरा बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट कितना है, तो मैं ऐसे लिखूं कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, राइट, हेल्ड फॉर सेल कितना है 1830, यस।
फिर उसके बाद अगर तुम करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर करोगे, कितना है मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे देखो कितना है 1650 का है, तो यहाँ पे है सर 1650, तो डिफरेंस निकाल लो कितना आता है 1830 माइनस 1650 विच वुड बी अराउंड 180, राइट। ये देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो डिस्पोजल ग्रुप है उस डिस्पोजल ग्रुप में बहुत सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस आए हैं फ्रॉम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन से टू रिपोर्टिंग डेट, बरोबर है सर। बट ये पूरा का पूरा 180 इंपेयरमेंट लॉस है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बिल्कुल भी नहीं? क्योंकि यहां पे तुम देखोगे तो इंडिविजुअल इंडेस के हिसाब से जो इंडेस 105 में नहीं आते, जो इंडेस 105 के स्कोप में नहीं आते, उसका हमने ऑलरेडी वैल्यू दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो पहले उसको कंपेयर करेंगे, वो कंपैरिजन होने के बाद फिर इंपेयरमेंट देखेंगे कि कितना इंपेयरमेंट है, राइट। अभी जैसे इन्वेंट्री है, समझो इन्वेंट्री नहीं है, यहाँ पे क्या देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स देखोगे ना 410 हुआ है, बट मेरे बुक्स में कितना में दिखाया मैंने, यहाँ पे मैं 360 में दिखाया, राइट, मेरे बुक्स में 360 का दिखाया, अब 109 के हिसाब से 410 हुआ है वो, बरोबर। क्या ये इंपेयरमेंट लॉस है? नहीं सर, ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, ये इंडिविजुअल एसेट में चेंज है, तो वो इंडिविजुअल एसेट का चेंज हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके बाद जो भी बचेगा ना, वो जो पार्ट रहेगा वो इंपेयरमेंट लॉस रहेगा। तो आज देखते हैं कैसे करना है। वर्टिकुलस, अच्छा यही टेबल को लेके आओ क्या नीचे में, एक बार ट्राई करता हूं, मेरा टाइम बच जाएगा, टाइम। यस, चलो देखो, अब मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट जो है ना, कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन हेल्ड फॉर सेल के बेसिस में। हेल्ड फॉर सेल का जो कैरिंग अमाउंट था वो कितना था, ये देखो जीरो था गुडविल का। कैसा जीरो सर? हमने गुडविल ऑलरेडी इंपेयरमेंट लॉस के साथ अगेंस्ट ये कर दिया ना सेट ऑफ, तो फिर यहाँ पे जीरो आ गया। इंटेंजिबल एसेट का था 868, कुछ नहीं, ये वाला जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज इधर कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हेल्ड फॉर सेल का जो है ना वही कैरिंग अमाउंट है मेरा। तो ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 952, ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 520, ये आ जाएगा 870 और ये आ जाएगा 250, ठीक है। यस सर, ये दोनों को मैं इरेज कर देता हूं, कूल। फिर उसके बाद देखते हैं कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st मार्च X2। उसके बेसिस में हम देखते हैं चेंजेस क्या क्या है। पहले तो गुडविल तो जो ना वो जीरो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरा कॉलम इंपेयरमेंट लॉस का, फिर आ जाएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, आराम से जा रहा हूं, आराम से सुन लो, ठीक है। तो एज ऑन 31st मार्च X2 अगर तुम देखोगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं गुडविल से। क्या गुडविल का कोई वैल्यू है क्या एक बार इंपेयरमेंट लॉस डालने के बाद? नहीं सर, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका जीरो 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 कर लो, ओके। नेक्स्ट थिंग आएगा मेरा इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू देख लो। इंटेंजिबल एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट है, ये हेल्ड फॉर सेल है, तो फिर जो भी नॉन करंट एसेट है वो बाद में देख लेते हैं, तो छोड़ो इंटेंजिबल एसेट को भी। फिर आता है फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू देखो कितना हुआ, 410। यहाँ पे 410 इंक्रीज है ड्यू टू 109, मेरा पहले कितना था 360, तो 360 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 50, राइट, और इंपेयरमेंट कुछ नहीं तो 410 ये हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट। तुम समझ रहे हो? एज ऑन 31st मार्च मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट इतना होना चाहिए। वो कैसा लेके आया, मेरा जो हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में 360 का मेरा वैल्यू था, उसमें इंक्रीज 50 का आया है, तो 410 वुड बी माय रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ठीक है। देन पीपी इज अ नॉन करंट एसेट दैट वुड बी सीन आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद आ जाएगा मेरा डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स 12 के हिसाब से, 12 के हिसाब से 230 है, और पहले अपना हेल्ड फॉर सेल में कितना था, हेड फॉर सेल में 250 था, तो अभी इसका कैरिंग अमाउंट घट गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 230। समझ रहा है मैंने क्या बोला? मेरा जो हेल्ड फॉर सेल केस में मेरा मेरा डेफर्ड टैक्सेस यहाँ पे कितना हुआ है, 230,
राइट। मेरा बुक्स में कितना दिख रहा है, मेरे बुक्स में 250 का दिख रहा है, तो मुझे 20 से वैल्यू घटाना पड़ेगा, तो मैंने 20 से वैल्यू घटा दिया, मेरा रिवाइज्ड वैल्यू आ गया 230। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा क्या, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का वैल्यू देख लो, करंट एसेट्स का वैल्यू है 400, राइट, एज ऑन 31 मार्च। और अगर तुम देखोगे तो बुक्स में मैंने 520 का दिखाया, तो ये भी घट जाएगा ना 120 से, तो ये आ जाएगा 400। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी देखो, करंट लाइबिलिटी है 900, और मेरे बुक्स में कितना दिखा रहा था, मैं दिखा रहा था 870, तो मुझे 30 से बढ़ाना पड़ेगा ये, राइट, ये 30 से बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा 900, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है सर नॉन करंट एसेट प्रोविजन जो है 250 है, तो पहले से 250 है तो कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 250 ऐसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है सर। अब तुम्हारा पास आता है दो चीजें, एक पीपीई और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। इन दोनों को हमने टच भी नहीं किया, वी हैवंट टच्ड एनीथिंग फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट एंड पीपीई। अब देखते हैं हमारा टोटल वैल्यू डिक्रीज कितना था, 180 का था। 180 में से इंडिविजुअल एसेट की वजह से कितना डिक्रीज हुआ है, इंडिविजुअल एसेट की वजह से कितना डिक्रीज हुआ देख लो, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 माइनस 120 माइनस 30, तो यहां पे तो पूरा का पूरा 120 का डिक्रीज है ड्यू टू इंडिविजुअल इंडेस, जो इंडिविजुअल इंडेस के हिसाब से 120 का डिक्रीज है। ओके सर, मान गया हमने। अब बचता है मेरे पास इंटेंजिबल एसेट एंड पीपीई, तो टोटल मेरा डिक्रीज कितना था, टोटल 180 था सर डिक्रीज, मैंने उसमें से इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर लिया विच इज 180। अब बचता कितना है 60, 60 को बाइफरकेट कर लो। तुम समझ रहे हो कैसा सर, नहीं समझा, देखो यार 180 वाज माय टोटल डिक्रीज, राइट, उसमें से 120 तो ये आ गया, बरोबर, तो बचता कितना है, बचता है 60। ये 60 आके दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, और ये इंपेयरमेंट लॉस को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा इन द नॉन करंट एसेट। तो कितना है ये 60 इंटू 868 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 868 प्लस 952, तो आ जाएगा 1820। तो तब करोगे तो कितना आएगा देखो, 60 इंटू 868 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा अराउंड 29, और दूसरे वाले को आ जाएगा 31, राइट। तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 868 माइनस 29 विच इज 839, 952 माइनस 31, ये रहेगा 921। अब वैल्यू चेक कर लो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 16, कितना था वो 1650। अब वैल्यू चेक कर लो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 1650। 400 900 minus 250, 1650 would be my final value. बस डन, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। क्या क्या सर, एक बार फिर से बता दूं, देखो दो डेट के क्लासिफिकेशन दिया है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले तो तुम्हारा नॉर्मल चलेगा। नॉर्मल कैसा, इंडिविजुअल एसेट के बेसिस में हम इंडियस के बेसिस में कंपैरिजन कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे कि कितना लॉस है, उसको हटा देंगे और उस दिन का कैरिंग अमाउंट लेके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे, जो भी डिफरेंस है वो इंपेयरमेंट लॉस करके हम नॉन करंट एसेट में बांट देंगे, पहले गुडविल को फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट को, ठीक है सर। पहली चीज खत्म। सेकंड चीज, अगर रिपोर्टिंग डेट में भी तुम्हें वैल्यूज दिया है ना, तो इंडिविजुअल इंडेक्स के हिसाब से इंडिविजुअल एसेट का चेक कर लो, नॉन करंट एसेट को हटा लो, पहले तुम देखोगे बाकी के अदर देन नॉन करंट एसेट का वैल्यूज कितना है, वो देखने के बाद तुमको पता चल जाएगा टोटल डिक्रीज में से इंडिविजुअल इंडेक्स की वजह से कितना डिक्रीज है, वो मिल गया तुम्हें, तो बचा हुआ मेरा इंपेयरमेंट लॉस, वो इंपेयरमेंट लॉस को नॉन करंट एसेट्स में बांट दो। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल वाला था, राइट। होप सो यू गॉट इट, hope so you got it. If yes, do like the video. चलो अपने को ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, वो नवंबर 23 में आया था, नवंबर 23 का पेपर में, विच वॉज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये जो है ना 8 मार्क का आया था, विच वॉज फॉर 8 मार्क्स, तो अच्छा क्वेश्चन है, वी कैन सॉल्व इट। चलो देखिए, मैं ये इसको डायरेक्टली मतलब पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ऑडिट करवा दूंगा क्या क्या है। The following details are available for the Hydra as on 31st March X3. Okay sir. Disposal group दिया है, carrying amount as of the reporting date as held for sale, carrying amount as remeasured immediately before the classification as held for sale. अच्छा, ये जो है ये रिपोर्टिंग डेट का है, और उसके बाद ये रीमेजर्ड इमीडिएटली बिफोर द हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है। मेरे पास गुडविल है,
मेरे पास पीपीई है, मेरे पास बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इन्वेंट्री है। ओके सर, अगर तुम देखोगे तो गुडविल जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंडर आएगा, सिर्फ ये और ये, दिस टू आर नॉन करंट एसेट ओनली, बाकी का कुछ नहीं है, बाकी का नॉन करंट एसेट नहीं है। बाकी का जो है ये इंड एस 109 के हिसाब से, ये इंड एस 2 के हिसाब से वैल्यू होगा, और फिर उसके बाद ये इंड एस 103 के हिसाब से वैल्यू हो जाएगा। दैट इज ओके, हमने अभी तक वो पूरा देख लिया है। अगर तुम इसका टोटल लगाओगे तो टोटल कितना आएगा देख लो, 750, 23 lakhs, 2850,000, चलो 12 लाख एंड 9 lakhs, तो ये आ जाएगा अराउंड 80 lakhs। ये क्वेश्चन को करने ना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आराम से 10-15 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। एंड जब ये क्वेश्चन आया था, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था इन नवंबर 23 का पेपर में। क्यों सर? क्योंकि नवंबर 23 के पेपर में बहुत सारे ब्लंडर्स हुए थे, और वो ब्लंडर्स में से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो ना ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, और इजीली 8 मार्क इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखो यार, जब भी एफआर के एग्जाम में जा रहे हो ना, तो एफआर का क्वेश्चन का पेपर जो है ना वो बहुत लेंथी रहेगा, राइट? एफआर का क्वेश्चन पेपर लेंथी रहेगा, और लोग कैसा है, नॉर्मली स्टूडेंट्स टेंड की डायरेक्टली एग्जाम में जाके एग्जाम लिखते हैं। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली तुम एग्जाम में जाके एग्जाम ना लिखो, तुम पहले फर्स्ट तुम मॉक टेस्ट पेपर ले लो। मॉक टेस्ट पेपर लिया, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, देख लो मार्क्स कितना आ रहा है, बट मार्क्स का इज अ डिफरेंट थिंग। बट मॉक टेस्ट पेपर हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है मॉक टेस्ट पेपर में, जहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पे टाइम ज्यादा जा सकता है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कंसोलिडेशन वाला। ये जो कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन है ना, तुम स्टार्ट करोगे उससे, तुम्हें लगेगा बहुत ईजी है यार, तो आराम से वो 30 to 45 मिनट्स खा जाएगा। एंड 30 to 45 मिनट्स में तुम सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स को सॉल्व किए, तो फिर उसके इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो सॉल्व नहीं करना चाहिए। तुम्हें ढूंढना चाहिए पेपर में कि इजीएस्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाए, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन उठा लो। वो क्वेश्चन उठाते ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल में बूस्ट हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद इन 10 to 15 मिनट्स, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, और तुमने ऑलरेडी 8 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब 8 मार्क्स का होने के बाद फिर सब्सिक्वेंटली देखो, ऐसा ऐसा नंबरिंग दे दो कि ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद कैसा, फर्स्ट में तुमने अगर अच्छा से सॉल्व कर लिया, तुम्हारा फ्लो भी बैठ जाता है एग्जाम में, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व भी हुआ होता है, और प्रेजेंटर जो भी एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है उसको भी अच्छा इंप्रेशन बैठता है, तो तुम्हारा फिर आराम से फ्लो निकल जाएगा। एंड में 30 मिनट्स बचेगा ना, एंड में 30 मिनट्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को देना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद एमसीक्यू भी होते हैं। अब एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें सर? एमसीक्यू जब भी आएगा ना, तो फिर नॉर्मली एमसीक्यू तो है ही, अभी हमारे टाइम में नहीं तो होता था। तो एमसीक्यू जब होता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस उठा लो तुम्हारे सब्जेक्टिव में से, वो सॉल्व कर लो अच्छे से। तो अब क्या हुआ, जब तुम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो फिर अराउंड ये जो है ना, अराउंड 14 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, या 14 मार्क्स का ही होता है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो तुम्हारा अच्छा खासा पेपर का कवरेज डिस्क्रिप्टिव वाला खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद एमसीक्यू उठाओ, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो आराम से, 30 to 45 मिनट्स उसको दे दो। वो हो जाने के बाद फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होगा और दूसरा एक और क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब से एक और जो क्वेश्चन होगा वो आराम से तुम्हारे से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, उसको सोचने के लिए टाइम लगता है। तो सोचने के टाइम में कैसे पता है कि अगर तुम स्टार्टिंग में करोगे और तुम सोचते बैठोगे ना, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा और प्रेशर भी बिल्ड होगा। जब तुम्हारा पूरा का पूरा जो पेपर है, एक क्लस्टर ऑफ द पेपर खत्म हो जाता है ना, तो तुम फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से तुम 8 मार्क्स आराम से लेके आ सकते थे। तो यहाँ पे देखो, तुम लॉस रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, कितना, 80 lakhs 74,500, तो ये आ जाएगा टोटल लॉस, ये 5500। ये क्या है, इसको पीएनएल में डाल दो, दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, बिकॉज दिस इज नथिंग बट ये रिवैल्यूएशन इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से आया है। ओके, हाइड्रा लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फॉर द डिस्पोजल ग्रुप इज 65 lakhs। यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 65 lakhs। तो हमारा कैरिंग अमाउंट हैज ऑन दी मेजरमेंट, एज ऑन दी मेजरमेंट कितना है, 74,50,000 माइनस हेल्ड फॉर सेल का वैल्यू कितना है, 65 lakhs, राइट? तो डिफरेंस कितना बनता है देखो, तो ये आ जाएगा अराउंड 9,50,000, बरोबर है? तो ये 9,50,000 इज नथिंग बट दिस वुड बी कंसीडर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस।
दिस इज इंपेयरमेंट लॉस, और ये इंपेयरमेंट लॉस को ही हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे बिटवीन दी एसेट्स। अच्छा यहीं पे कर देता हूं मैं सिंपली, अगर इंपेयरमेंट लॉस को यहां पे करना है, पहले तो गुडविल को कर दूंगा 7,50,000, तो गुडविल कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये जीरो आ जाएगा, राइट। पूरा का पूरा गुडविल को मैंने लेस कर दिया 7,50,000 से, तो यहां पे आ जाएगा जीरो। अब बचता कितना है, मेरा टोटल इंपेयरमेंट है 9,50,000 का, टोटल इंपेयरमेंट है 9,50,000 का, तो यहाँ पे 9,50,000 में से देख लो 7,50,000 ऑलरेडी हुआ है, बचता है 2 लाख। ये 2 लाख को हमें नॉन करंट एसेट में बांटना है, तो नॉन करंट एसेट ये है और ये है, ये वैल्यूज को नहीं देखना है, ये मेरा जो है ना ये रिपोर्टिंग डेट का है, मेरा वैल्यूज ये वाला देखना है। ओके सर, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट को कैसे बांटेंगे, तो 2 लाख, 2 लाख बचते हैं ना, 2 लाख इंटू यहाँ पे 20 लाख है, 20 लाख डिवाइडेड बाय मेरा बिल्डिंग और दोनों को मिला के कितना आता है 20 प्लस 28.0, तो ये आ जाएगा 48.5, तो बांट दो 20 lakhs इंटू 20 डिवाइडेड बाय 48.50, तो ये आ जाएगा अराउंड 82472, राइट। फिर उसके बाद बचा हुआ जो भी है दैट वुड बी अलोकेटेड टू बिल्डिंग 42, राइट। एक मिनट, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 48.5, ये आ जाएगा 82474, ठीक है 82474, ओके। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 lakhs इंटू 28.5 डिवाइडेड बाय 48.5, ये आ जाएगा 117,526, ठीक है। ये लेस कर दो तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा 20 lakhs में से 82474 को लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 1917526, ओके। और 28,50,000 माइनस 117,526, ये आ जाएगा 27,32,474, बचा हुआ सेम टू सेम रहेगा ना 11 lakhs और 7,50,000, बस ये करते ही तुम्हारा वैल्यू कितना आना चाहिए 65 lakhs आ जाना चाहिए। बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें ही हो गया है पूरा का पूरा खत्म। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया में क्लासिफाई करना चाहिए या नहीं, क्लासिफाई करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 7,50,000 पहले तो गया, फिर उसके बाद 82,474 आ गया इसमें, और 117,526 कर दिया, तो फिर मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और यहाँ पे क्या किया है सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा या बताया है कि ये करना चाहिए। देखो, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज 5,50,000 इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल इंड एस इमीडिएटली बिफोर क्लासिफाइंग इट हैज हेल्ड फॉर सेल। फिर उसके बाद द एंटिटी एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ 65 lakhs सिंस द एंटिटी हैज क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप हैज हेल्ड फॉर सेल, इट शुड मेजर इट एट लोअर ऑफ fair value या fair value less cost to sell या carrying amount whichever is lower. The entity should recognize impairment loss of 9,50,000, ये 9,50,000 को हम कैसे recognize करना चाहिए, वो पूरा सारा चीजें यहाँ पे बताया। सिंपल सा चीज है, वेरी वेरी सिंपल, 8 मार्क्स पुकट का मिलने वाला है तुमको, ठीक है। होप सो यू गॉट इट। चलो आज के लिए इतना काफी कर देते हैं। What I feel is that आज के लिए इतना काफी करते हैं। ये क्वेश्चन ले लो which would be for homework, क्यों, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है एज ऑन 31st जुलाई का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। यस, आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे अहेड। और एक चीज ध्यान में रखना, FR वाज सब्जेक्ट है, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये इंडेक्स विच इज वेरी सिंपल, नेक्स्ट लेक्चर में अपना पूरा हो जाएगा। क्यों सर, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कंसेप्ट है दैट इज डिसकंटिन्यूटी।